हाँ बच्चे देखो इधर। हाँ देखो, आज हमारा जो टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊर्जा, ऊर्जा संसाधन। ऐसे तो इसे ऊर्जा संसाधन अलग से हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ इकोनॉमी और इंफ्रा से रिलेटेड पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले बेसिक नॉलेज क्या, ऊर्जा में एक क्वेश्चन आता है, कौन सी ऊर्जा परंपरागत है, गैर परंपरागत है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। तो ध्यान कैसे रखेंगे, जो ऊर्जा सदियों से चली आई है, ट्रेडिशन, वो ऊर्जा परंपरागत, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो जिसका डेवलपमेंट अभी अभी हुआ है, वो कैसी है, गैर परंपरागत। जैसे सोलर, पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है। इसको एक और नई तरीके से नवीकरणीय, जिसको हम बारंबार बना सकें, वो नवीकरणीय है। जैसे सोलर, अब एक छत पे सोलर प्लेट लगा दी, किसी दूसरे ने दूसरे छत पे लगा दी, तो सोलर एनर्जी तो मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं कि एक और पड़ोस में छत पे अगर लग जाए तो वहाँ पर एनर्जी नहीं मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी, तो नवीकरणीय हो गई ना। अब अनवीकरणीय, क्या आप पेट्रोलियम बना सकते हो? नहीं। कोयला बना सकते हो? नहीं। तो कोयला कैसा होगा, अनवीकरणीय होगा। लेकिन इसमें हम एक संबंध कायम करें कि क्या जो परंपरागत है वो अनवीकरणीय है, जो गैर परंपरागत है वो नवीकरणीय है। इसमें एक अपवाद है, जैसे यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है, गैर परंपरागत है, लेकिन इधर कैसा है, अनवीकरणीय। पहले नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा क्लियर हो गई ना? अरे हाँ या ना, क्लियर है ना? अब हम बात करेंगे ऊर्जा। देखो ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ी, जब कोई भी देश, आवश्यकता इसकी क्यों है, कोई भी देश जब डेवलप होता है, पिछड़े से विकासशील, विकासशील से विकसित होता है, तो जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनमें से एक है या क्या है, एनर्जी। एनर्जी किसी से भी हो तो सब, किसी भी देश को विकसित बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, यूँ कहें सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक किसकी होती है, एनर्जी। डेवलप होगा, एनर्जी की खपत होगी, है ना। इसके साथ साथ नगरीकरण, नई नई नगरों का निर्माण, नगरों का डेवलप होना, उसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत हमको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। उद्योगों में सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होती है, ऊर्जा की होती है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, एनर्जी। इस सब से बात करें जो हमने पिछली बार टॉपिक पढ़ाया था, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, तो एनर्जी की। ठीक है। अब हमारे यहाँ कुछ इश्यू है, तो क्या है, कहते हैं हमारे यहाँ जो एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड कर रही है फिलहाल जीवाश्म या फॉसिल। ये जीवाश्म या फॉसिल किसे कहते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीव तब गया, केमिकल रिएक्शन हुई, उसे जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। अब कैसे, इसी से कोयला निकलता है, और आज भी बिजली जो है ना, हमारे विद्युत, वो हम सबसे ज़्यादा अगर डिपेंड है तो किस पे डिपेंड है, कोयले पे। हमारे यहाँ जो विद्युत है वो लगभग अभी पीछे कुछ शताब्दियों की बात करें तो 90% तक हम कोयला पर निर्भर थे। लेकिन अभी कुछ साल पहले, अभी 2024 का भी करंट वाला डाटा कई साल पहले, तो लगभग हमारा एनर्जी जो है वो कोयला पर 70% है। ओके, फिर थोड़ी सी जल विद्युत भी है, सोलर भी है, कहीं कहीं पवन ऊर्जा से भी है। एक उस पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, वहाँ से भी हमें ऊर्जा
प्राप्त होती है। अब जो नॉर्मली जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ जिस ऊर्जा का हम यूज कर रहे हैं, वो जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हो रहा है, अगर आप यहाँ देख रहे हो, फिर भी आपके पास फैन चल रहे हैं, लाइट लगी हुई है, यहाँ प्रोजेक्टर भी रखा है, कैमरा लगा हुआ है, ये किससे चल रहा है? ये ऊर्जा से। जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं और आगे वृद्धि हुई, तो हमारा ये कोड भी चेंज कैसे? ऊर्जा से। बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं है। अब जो हम लोग नॉर्मली जो पावर हमारे यहाँ जो हम तक पहुँचती है उपभोक्ता तक, वो क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कई स्टेप से होकर हम तक पहुँचती है। अब कैसे कई स्टेप से पहुँचती है? जैसे जब हम बिजली का उत्पादन होता है, उसके बाद दूसरी जगह जाती है, फिर आगे जाती है, फिर आगे जाती है, और कई स्टेप से गुजरने के बाद तब ये उपभोक्ता तक इसकी पहुंच संभव हो। ये तो पता है। जैसे अभी हम मैनपुरी पावर हाउस कहाँ है? बड़ा वाला भूगांव। भूगांव से सब यहाँ मैनपुरी में है ना? क्या भूगांव में बिजली बनती है? नहीं, भूगांव में भी बिजली कहीं और से आती है। तो ये क्या है? जो ये ट्रांसमिशन है ना, इसमें क्या होगा? जो पावर है उसका लॉस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना होगी। हम यहाँ तारों से होके लाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? बिजली खपत होती है, लॉस होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है, क्या आप सब भी ऐसा लगभग कुछ लोग करते होंगे? बिजली नहीं, हम शरीफ लोग हैं, दिन में नहीं करते। हमारे यहाँ जब एसी चलती है वो हम रात में करते, दिन में। लेकिन ऐसा होता है, आप चूँकि अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शरीफ हो, रियल की चोरी नहीं करते। लेकिन क्या पूरे भारत में ऐसा होता है? हाँ, बोलिए। इससे जो ये लॉस होता है, देखो लॉस तो होता है, इस लॉस को क्या कहते हैं? एग्रीगेट देखो एक और बात समझो, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं है, एंड या एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस, या एग्रीगेट टेक्निकल एंड है ना, कॉमर्शियल लॉस। ये क्या होता है? ये होता है कि जब हमने एक यहाँ से बिजली पैदा की, बनाई, उसके बाद एक स्टेप तक गए, उसके बाद दूसरे स्टेप तक, फिर तीसरे स्टेप तक, फिर चौथे, उसके बाद आप कंज्यूमर तक ये बिजली, इस दौरान बहुत सारी बिजली लॉस होता है। ये उसे कहते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस। अब ये है क्या? क्या ये हर देश में नहीं होता? सब में होता है, लेकिन इंडिया में लगभग 18 से 22% लॉस होता है इसका। वहीं विकसित देशों में लगभग 5 से 7% लॉस होता है। इसका मतलब ये होगा, अगर हम इसको एवरेज 20 माने, तो हमने जो विद्युत का उत्पादन यहाँ किया, उसका 80% हम तक पहुँचा, 20% वेस्ट हो गया। विकसित देशों में क्या होता है? 5%, 6%, 95% यूज कर रहे। हमारे यहाँ क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है, बीच में बिजली चोरी भी हो रही, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई। इसके साथ साथ हम डिपेंड करते हैं कोल सप्लाई पर। कोल सप्लाई पर कैसे? अभी हम आगे पढ़ेंगे अभी कि हमारे यहाँ कोयला का उत्पादन बहुत कम होता है, और स्पेशली वो वाला कम होता है जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत है। तो जब कोयले का उत्पादन बहुत कम होता है, तो क्या होता है कि यहाँ कभी कभी इसमें बाधा आ जाती है। कोल सप्लाई में कभी कभी डिस्टर्ब, और जब बाधा आ जाएगी, माने इसकी सप्लाई कम होगी,
तो क्या होगा, विद्युत का उत्पादन बंद हो जाएगा। अक्सर हम सुनते हैं कभी कभी, अभी एक मीम्स एक और रील भी बनी थी, आपने सुन देखा होगा कि कुछ लोग एक तसला लिए हुए हैं, है ना, कि हम कहाँ, हम बिजली घर ले जा रहे हैं कोयला। देखा होगा, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। क्यों? कोई कोयला निकल ही नहीं पा रहा, नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ, कोयला क्यों था? बिजली का उत्पादन हमारे यहाँ मैक्सिमम कहाँ से होता है? देखो, कोयले से होता है। और कोयला खदान से ना निकला, जब खदान से ना निकला तो फिर क्या होगा? निश्चित प्रॉब्लम होगी। अब देखो हमारी पॉलिसी क्या है और 2024 का डेटा क्या है। 2024 में ऐसा अभी जो नया डेटा है उसमें हमने कोयला को कोयले से जो बिजली का उत्पादन है वो 50% से कम हो गया है। कुछ समय पहले कितना था? 70%। उससे पहले 90% था। कुछ समय पहले तो ट्रेन कोयले से चलती थी, फिर डीजल से। अभी देखो, है ना, हम किसे चला रहे लगभग। अब यहाँ पर क्या, ये तो ये हो गया 2000 हमारा टारगेट है जो अनवीकरणीय है, नवीकरणीय ऊर्जा को हम 50% तक ले जाए और 50% से अधिक तक ले जाए। और इसमें लगभग इस सेशन में तो ऐसा लग रहा है कि हम उसको अचीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो 50% से कम हो गया। इसका मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा है, हम उसमें ग्रो कर रहे हैं। इतना कुछ क्लियर जल्दी से। इसके लिए आपको इसका नोट्स आपके ग्रुप पे पहुंच जाएगा ना, इसकी फोटो खींच लो। हो गया? समझ में तो आ गया होगा। अच्छा ये बताएं, किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ है ना? नहीं? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, 2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये रिकॉर्ड ओपन हो रहा है। अब आगे देखेंगे क्या, कोयला। देखो कोयला के बारे में, कोयला कहाँ से निकलता है, उनकी खदानें कौन कौन सी हैं, किस राज्य से उत्पादन कितना होता है, वो खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल इकोनॉमी वाला पोर्शन आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या ये तो पता है आपको कि कोयला कैसा है, परंपरागत है और अनवीकरणीय। कैसा है ना? अनवीकरणीय। ठीक है। कोयले का सदियों से लेकर आज तक लगातार महत्व बना हुआ है। इसके महत्व के कारण ही कोयले को ब्लैक होल भी कहा जाता है। ठीक है। कोयले का जो प्रकार है, नॉर्मली जो हमारी इंडिया में मिलता है वो 3 प्रकार का कोयला है। कौन कौन सा? एक तो एंथ्रेसाइट, जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा, तो उत्तम, घटिया या मिडिल क्लास, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि उस कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी है। यानी जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो जलने के बाद राख उतनी कम देगा, है ना। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी तो राख उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन की मात्रा 80 से लेकर 95% तक है।
जब कार्बन 80 से 95% है तो इसका मतलब ये हुआ कि जलने के बाद इसमें से 5 से लेकर 20% तक राख निकलेगी, कार्बन ही राख है। ओके, और ये जो कोयला है भारत में बहुत कम पाया जाता है, केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। नंबर 2, बिटुमिनस कोयला, ये बीच का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग मध्यम किस्म का है, इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक पाई जाती है। कितनी? ये कम तैयार हो जाए, इसका मतलब क्या है, अगर 60% हम माने तो 40% वेस्ट हो जाता है। हम जितना यूज करते हैं 60% यूज करते हैं। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला यही होता है और ये गोंडवाना काल का कोयला है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। नंबर 3, लिग्नाइट, ये सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया, और इस कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक होती है, इसीलिए इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ओके, अब इसे तैयार कैसे करेंगे? ऐसे तैयार करना कि एक और एंथ्रेसाइट एल से लास्ट बात से बीच में हो गया तैयार, तो तैयारी तो करना है। ए ग्रेड एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस बीच में, लिग्नाइट सबसे लास्ट में। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? हम यहाँ पे केवल इंफ्रा वाला टॉपिक बना रहे हैं, है ना? तो यहाँ से कोयला हमें हमारे भारत को प्राप्त होता है। इससे इसका हम मैक्सिमम यूज कहाँ करते हैं? तो एनर्जी कहाँ करते हैं? विद्युत के। अब देखो एक नया, हाँ एक और बात यहाँ पर बता रहे, अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे तो बुक्स में थोड़ा पुराना लिखा होता है। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी लगाएंगे। आपको एक बात तो हमने आप लोगों को लगातार बताया, जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाएगा वो टॉपिक घर पे उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर लगाए। इससे क्या होगा? इससे आपको सबसे बड़ा फायदा एक मिलेगा, क्या? आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, हमारे यहाँ पढ़ाई सही हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो इतना तो कर ही रहोगे ना बराबर जी? हो गया? चलिए आपसे चलिए। तो जिस क्षेत्र में हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल भी है, वो है सोलर एनर्जी। चर्चा में भी है, हमारा देश प्रयास भी कर रहा है कि इसमें हम अच्छे से डेवलप कर जाए, है ना? तो पहले ये देखेंगे इसके लाभ क्या क्या है। नॉर्मली आप सबको बहुत सारे लाभ पता है, बेसिक बातें हैं क्या कि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। नवीकरणीय तो है ही है, इस नवीकरणीय से क्या फायदा मिलता है? आप जितना चाहें उतना सोलर एनर्जी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आपने अपनी छत पर लगा दी, किसी ने अपनी छत पर लगा दी, जागरूकता है, लगातार हम अवेयर हो रहे हैं, और हमने क्या किया? अपने रूम पर सोलर प्लेट लगा ली, जिससे जल विद्युत है या कोयले पे है उस पर हमारी निर्भरता थोड़ी सी कम होगी। फायदा ये भी होता है कि एक बार हमने सोलर प्लेट परचेज कर दी तो काफ़ी सारे वर्षों तक हमें बार बार उस पर पैसा लगाना नहीं। ओके, लेकिन अभी तक इश्यू क्या है सोलर एनर्जी के लिए? भारत में इश्यू क्या है? कुछ ना कुछ तो होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। क्या कि
पहला तो ये है कि जो सोलर पैनल होता है, हमारे यहाँ की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया में कि इसका प्रोडक्शन कर पाए। प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम है या ना के बराबर है। तो क्या करते हैं, इस सोलर पैनल के लिए हम किस पर डिपेंड है, चीन पर डिपेंड है, चीन से आयात करते हैं। एक प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो डेवलप हो। हाँ, इसमें अभी रिसर्च चल रही है, जैसे आपने सुना होगा अडानी ग्रुप, वो इस पर काम कर रहा है अच्छा सा, और भी हमारी कंपनियां काम कर रही हैं। आज नहीं तो कल इसमें हम सफलता प्राप्त कर देंगे। लेकिन और जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार नगरीकरण हो रहा है। जब जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण हो रहा है, और सोलर प्लेट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जगह, हमें चाहिए जगह। छत पे कितनी लगेगी, हमें जगह चाहिए। अब जगह कहाँ से है, जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही, नगरीकरण भी बढ़ रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भूमि, कि भूमि की अनुपलब्धता सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओके, तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जबकि इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मिलेगा। अभी फिलहाल इसका सॉल्यूशन आसान नहीं है। अब इसको प्रमोट करने के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। अच्छा, ये तो कंफर्म है ना कि सोलर एनर्जी से लाभ क्या क्या है। आप अगर देख सकते हैं लाभ क्या क्या है, उनके इश्यू क्या क्या है, उनसे है ना, उनको दूर कैसे क्या किया जाए, कर सकते हो ना। अरे हाँ है ना, ठीक है ना। अब इसके लिए कुछ योजनाएं चलाई गई। $1 सोलर रूफटॉप योजना, सोलर पार्क, ये योजना समय समय पर चलाई गई। अब ये एक नई योजना के बारे में होता है जो 15 फरवरी 2024 से, हाँ कौन सी है, पीएम सूर्य 15 फरवरी 2024 हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। अगर इस पर हमारा लोग साथ दे दे, हमारी जनता साथ दे दे, तो हम एनर्जी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आप एक कनेक्शन लेते हैं तो आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी। आप सोलर पैनल लगवाएं, बिजली का कनेक्शन होगा ही, उसके साथ उनका टाई अप है। फिर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो जो सोलर से आप एक्स्ट्रा बिजली बनाएंगे वो बिजली विभाग को जाएगा। फिर कभी किसी उसका आपको पैसा भी मिलेगा, या जब कम बिजली के दौरान उससे आपको लाभ मिलेगा। इसमें पीएम सूर्य का इसमें क्या होता है, इसमें सब्सिडी मिलेगी। ओके, एक योजना थी पीएम कुसुम, ये किसानों के लिए थी। क्या, किसान ऊर्जा सुरक्षा। देखो इसमें क्या था, इसमें किसानों को जागरूक बनाया जा रहा था, और किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। अब पेपर में आ जाए कि पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, हाँ क्या होगा आंसर, सोलर। पीएम सूर्य घर किससे संबंधित है, सोलर एनर्जी। अभी ये जो कि करंट में है, तो करंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि योजना कब शुरू की गई, 15 फरवरी 2024 को। किसने शुरू की, नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों शुरू की, सोलर बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या है कि इसमें सरकार सब्सिडी देती है,
जब सोलर पैनल लगवाएंगे इसमें क्या होगा, इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। क्लियर? ये समझ आ रहा है कि ना? हाँ नहीं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं? अगर यहाँ से नहीं आ रहा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हो। क्लियर है ना? लिखने को भी आ जाए मैं इसमें लिख सकते हो। हो गया शुगर। अब इसमें जो करंट का डेटा हो तो करंट अफेयर्स में जुड़ता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, कर लो नोट इसकी बात हो। ये बात बिल्कुल सही है। अब नोट भी नहीं करेंगे, अब यूट्यूब पे वीडियो आएगा ही उसी से, टाइम क्यों बर्बाद करोगे उस पर? एक बार समझ में आ रहा होगा। हाँ यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट ले लेना। जल्दी से पढ़ा। जो अगला टॉपिक है क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? अच्छा इसे पहले इसे छोड़ दो कि ये है क्या। आप लोगों को ये पता है कि हम हमारे देश में जो पेट्रोल है, क्या हमारे देश में पेट्रोल का उत्पादन होता है पेट्रोलियम पदार्थों का? हाँ है ना? नहीं। फिर हम पेट्रोल के लिए किस पर निर्भर है? मैक्सिमम खाड़ी के देशों से। देखो इस मैप को देखो, किन किन देशों से लगभग हमें पेट्रोल मिलता है? इधर इस मैप में देखना, ये जो खाड़ी के देश है यहाँ, अब ऐसे दक्षिण अमेरिका में भी यहाँ पेट्रोल तो मैं वेनेजुएला, लेकिन इससे में ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो हम पेट्रोल कहाँ से प्राप्त करते हैं? यहाँ से इंडिया में आता है। तो इंडिया का मैक्सिमम पेट्रोल क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। क्या किया जाता है? अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में हम हमारा धन विदेशों को देते हैं, जिस देश से मंगाते हैं, है ना? तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। फिर क्या होता है? हम चूंकि डिपेंड रहते हैं तो क्या होता है? हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, और जब खर्च बढ़ेगा तो महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, अब इसका कोई हल है? फिर इसका कोई हल है? अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा कि पेट्रोल का कोई हल हो। अब ये नहीं कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक से गाड़ियाँ चल जाए एकदम, ना हाइड्रोजन से चले जाएँ, सोलर। अभी फिलहाल ये हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसका हल क्या निकाला? इसका हल ये है कि हम अगर कुछ ऐसा करें, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं हमें, अगर पेट्रोल में हम कुछ परसेंट किसी का मिला दें, कुछ परसेंट हमने क्या किया? मिला दिया, तो क्या होगा? जितना प्रतिशत मिलाया जाएगा उतना प्रतिशत आयात कम होगा कि नहीं होगा? कम बिल्कुल होगा। तो इसका हमारे यहाँ क्या सोल्यूशन निकाला गया कि पेट्रोल में एक होता है इथेनॉल, ऐसे लिख सकते हो, एथेनॉल ऐसे लिख सकते हो। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल कृषि से पाया जाता है, कृषि से उत्पाद होता है।
अब जो एथेनॉल होता है ना, कृषि, सुनते हो ध्यान से, एथेनॉल कृषि से उत्पाद होता है। तो ये क्या होता है, ये हमें गन्ने से मिलता है, ठीक है, अवशिष्ट, गन्ने के अवशिष्ट। फिर ये हमें धान की भूसी से मिलता है, ये हमें मक्का आदि से मिलता है। कहाँ से मिलता है, गन्ने, चीनी मतलब इससे मिलता है, धान की भूसी से मिलता है, मक्के आदि से मिलता है। अब हमने क्या किया, इससे हमने एथेनॉल मिलाया। अब समझना ध्यान से, एथेनॉल बनाया और इस एथेनॉल को हमने क्या किया, पेट्रोल में मिला। क्या किया, पेट्रोल में मिला दिया। जब एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है तब कहा जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग। ओके, अब समझ में आ गया होगा। हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की क्या, कि हमने ये देखा कि पेट्रोल में इस तरीके से कुछ मिला दिया जाए कि जिससे उसकी दक्षता उतनी रहे, लगभग उतना ही चले, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम ये उत्पाद मिलाएंगे, फिर क्या होगा, लाभ तो मिलेगा हमें, ठीक है। वो लाभ क्या, वो भी हम पढ़ेंगे। अब इसमें है क्या, हमारे यहाँ एक योजना है E10। इस E10 में क्या है कि 10% क्या मिलाया हम इसमें, इथेनॉल और प्लस 90% पेट्रोल। इसका हम कुछ शुरुआत में हमने E5 हमारा टारगेट था, तो हमने 5% इथेनॉल मिलाया, 95% क्या किया हमने पेट्रोल। अब फिलहाल हम कहाँ पे बढ़ गए, E10 पर बढ़ गए, ठीक है। 2025 तक का टारगेट है E20। 2025 तक का क्या टारगेट है, E20। अब E20 में फिर क्या होगा, 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल, और लगभग हम इसको पा लेंगे, लगभग इस पर रिसर्च जारी है, हम इसे पा। इतना कुछ क्लियर हुआ, इतना कुछ समझ में आया थोड़ा सा, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो वो हमें भविष्य देखना है और हम केवल और केवल दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रह सकते। जैसे पहले E5 था, E10 हुआ, E20 हुआ, इन फ्यूचर में हम उसे, जैसे इस पर रिसर्च चल रही है जट्रोफा, फिर और आगे रिसर्च, तो जब लगातार रिसर्च होगी तो हम उसका ऑप्शन धीरे धीरे पाएंगे। आज शुरुआत हुई है, हम क्या होगा फिर खाड़ी के देश या जहाँ से भी हम पेट्रोल लेते हैं उन देशों पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। एक दिन ऐसा होगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब देखो इसका लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है। अब इसका कोई ना कोई तो लाभ होगा। क्या होगा कि अगर एथेनॉल मिलाएंगे तो पेट्रोल का आयात धीरे धीरे कम होगा, है ना। तो जब कम होगा तो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझ आ गया होगा कि आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी महंगाई कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि तो हमारा ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ किसानों की आय कैसी होगी, बढ़ेगी। अब किसानों की आय क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब किसान का प्रोडक्ट जैसे गन्ना, धान आदि बिकेगा और थोड़ा महंगे दामों पर बिकेगा, जब महंगे दामों पर बिकेगा तो फिर फायदा क्या होगा, निश्चित है किसानों को फायदा होगा। अब देखो पर्यावरण की दृष्टि से भी, पर्यावरण में भी लाभ मिलेगा। अब लाभ क्यों मिलेगा,
पेट्रोलियम जब जलता है तो उसमें से कार्बन निकलता है, पता है ना। लेकिन इधर क्या है, सपोज कीजिए एक दिन हम 20% पे पहुंच गए, तो क्या होगा, 20% पे पहुंचेंगे तो इससे जो भी बनेगा वो तो पूरा का पूरा जल जाएगा, धान जल जाएगा, ये सब जल जाएगा उसमें। फिर क्या होगा, जब जल जाएगा तो ये समझ लीजिए 20% कार्बन कम उत्सर्जन होगा, सीधी सी बात है। 20% जो भी हो, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, प्रदूषण थोड़ा सा कम होगा। और पर्यावरण को कैसे, अभी दिवाली आने वाली है, धान की फसल भी कट रही है, तो पता है दिल्ली की तरफ क्या होता है, किसान क्या करता है मालूम है ना, किसान क्या करता है, पराली जलाता है ना, तो क्या करता है किसान, पराली जलाता है। अब जब बच्चा किसान पराली जलाएगा और किसान को पता चल जाए कि आपकी पराली महंगे दामों पे बिकेगी क्योंकि एथेनॉल बनना, तो पराली जलाना वो बंद कर देगा। जब पराली जलाना बंद कर देगा तो लाभ कहाँ मिलेगा, प्रदूषण कम होगा। ओके, इतना क्लियर कि ना, ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। है ना। अब देखो एथेनॉल ब्लेंडिंग से, अच्छा हम आपसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, चलिए थोड़ा सा 1 मिनट हम आपको दे रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी, तो क्या होगी प्रॉब्लम से, कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, नहीं, हाँ तभी हमने कहा भी, अन्यथा टाइम हमारे पास भी नहीं है कि हम यूं ही टॉपिक उठाएं। प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन अब ये सोचो हम आपको 1 मिनट का टाइम दे दें कि प्रॉब्लम क्या होगी। हाँ, इससे हमारे हमारे और किसी अलग कंट्री के संबंध में चलेंगे नहीं ये नहीं, और इससे प्रॉब्लम, अच्छा एक बात बताएं, प्रॉब्लम अभी आप ही बताओगे। अभी आपके खेतों में गेहूं है और आपको ये पता चले कि गेहूं इतने रुपए क्विंटल बिकेगा, ये फसल इतने रुपए क्विंटल बिकेगी। अब आपके सामने एक ऑप्शन तैयार खड़ा हो गया कि गन्ना इतना बिकेगा, गन्ना महंगा बिकेगा क्योंकि उससे इथेनॉल बना रहे, ठीक है। चावल आपने मार्केट में बेचा, अभी धान बेच रहा है ना, धान हमने मार्केट में बेचा और पता चला इथेनॉल बनेगा तो महंगा उधर बिक रहा है, हम लोग कहाँ बेचेंगे, क्या करेंगे, जो महंगा होगा वो करेगा, है ना। तो खाद्यान्न संकट बढ़ने लगेगा। रीजन हमारे यहाँ जो भूमि है वो तो भाई सीमित है ना, भूमि तो सीमित है, तो क्या होगा, खाद्यान्न संकट बढ़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जल, वाटर लेवल, जल का जो स्तर है वो कैसा होगा, कम होगा। अब क्यों कम होगा, रीजन ये है, जैसे गन्ना और धान, इसमें पानी की मात्रा लगेगी। अब ऐसे भी तो सिंचाई, इसमें सिंचाई अधिक होगी, और जब सिंचाई अधिक होगी तो क्या होगा, हम किसी भी सोर्स से लाएं और पानी लगाना होगा। अब जब खेतों में पानी ज़्यादा लगेगा तो जल का संकट अधिक होगा, नहीं होगा, बिल्कुल अधिक होगा। लेकिन अब ये इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इसे बंद कर दें, रिसर्च जारी है, हम कोई ना कोई ऑप्शन बना सकते,
जैसे हमारा खाद्यान्न संकट भी ना हो और उससे काम चल भी जाए। इसके लिए सरकार ने 2018 में एक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 शुरू की। और समय समय पर इसमें संशोधन होता था। अब ये टॉपिक क्लियर है ना? हाँ, अब देखो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पूरा टॉपिक आज, कल हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन टॉपिक, कल किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करेंगे।